तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, उनको कवर कर लेते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है उसको जान लेते हैं। इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल सेल क्या है? एक डिवाइस है, एक डिवाइस है जिसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है एंड मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। और जो सेल होता है ये क्या काम करता है? ये किसी भी कंडक्टर के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करता है। अगर किसी भी कंडक्टर के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी उसी कंडक्टर से क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रिक सेल का ये काम होता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है एंड मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या करता है? मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, जिसके कारण किसी भी कंडक्टर में करंट क्या हो जाती है, फ्लो इजीली हो जाती है। ध्यान रखना है कि किसी भी कंडक्टर के एंड पे जब तक एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं होगा, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तब तक उस कंडक्टिंग वायर से करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक हो गई बात। ये हो गया इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इसका एक ब्रीफ छोटा सा स्केच, इसको ध्यान रखना है कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है और मेन जो काम है इसके यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेगा, ये मेंटेन करके रखेगा अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर, जिसके कारण उस कंडक्टर से करंट फ्लो हो जाए। ध्यान रखना है इस चीज का। अब क्या है नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी जान लेते हैं। The energy required to flow the unit charge through the circuit in one time only is called electromotive force। तो लिखा था energy required to flow the unit charge, to flow the unit charge मतलब यूनिट चार्ज को फ्लो करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है थ्रू द सर्किट, सर्किट से इन वन टाइम यानी केवल एक ही टाइम पर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ये उस सेल की बात करेंगे। किस हमेशा याद रखना है ये भी कि इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है वो किसी सेल के रिस्पेक्ट में ही हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात हो गई। एनर्जी रिक्वायरमेंट टू फ्लो द यूनिट चार्ज थ्रू द सर्किट इन ओनली वन टाइम, तो यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। या फिर इसका सेकंड डेफिनेशन, व्हेन सेल इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट, जब सेल किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं होता, और द सेल इज इन द ओपन साइकिल, या फिर ऐसा कह सकते हो कि सेल क्या है, ओपन साइकिल में। अगर ये दो केस हमारे पास हैं, इन दोनों में से दोनों बात एक ही है, या तो सेल किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट ना हो या फिर सेल ओपन साइकिल में हो, दोनों का मतलब अर्थ क्या है, एक ही निकलता है। In this case, then the maximum potential difference between the terminals of the cell is called EMF। तो उसने क्या बोला, जब भी कोई सेल किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं होता, यानी कि सेल जो है ओपन साइकिल में होता है, इस केस में सेल के जो दोनों टर्मिनल होते हैं उन टर्मिनल के बीच जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। ध्यान रखना है, जब भी सेल ओपन साइकिल में होता है क्या होता है, जो उसके टर्मिनल होते हैं उसके बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आता है वो हमेशा मैक्सिमम निकल के आता है एज कंपेयर टू जब उसे हम कनेक्ट कर देंगे किसी सर्किट में। तो ध्यान रखना है क्या हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ध्यान रखना ये क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड ऑफ अ सेल, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, ऐसे भी कह सकते हो। और ये बात तभी होगी जब सेल क्या होता है, ओपन साइकिल में होता है, यानी कि सेल से एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट जब फ्लो नहीं हो रही होती है, उस केस में सेल के जो दोनों टर्मिनल है उनके बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा एक तो मैक्सिमम निकल के आएगा, उसी को हम क्या कह देते हैं, सेल का ईएमएफ कह देते हैं। और जब भी हम सेल का ईएमएफ मेजर करते हैं तो उस केस में सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होती है। अगर सर्किट में करंट फ्लो होती है, मान लो किसी सेल से सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, तो उस केस में जो सेल के टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम तब ईएमएफ नहीं कहेंगे, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम उसको डिफाइन कर देंगे। तो इस बात का यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम क्या कहते हैं, कैसे कैसे से समझ सकते हैं, क्या चीज है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये मैक्सिमम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, इसलिए इसका जो यूनिट होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वो भी वोल्ट ही होगा। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंपोनेंट ऑफ सर्किट। ध्यान रखना उसने क्या बोला, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है कंपोनेंट ऑफ सर्किट पे डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जब भी हम मेजर करते हैं वो हम कैसे मेजर करते हैं भाई, ओपन साइकिल में जब सेल को हम जोड़ देते हैं तभी जाके जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आता है अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसलिए उसने लिखा है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट। और नेक्स्ट क्या है, इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। उसने क्या बोला, ये केवल डिपेंड किस पे करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो उसके अंदर सेल के अंदर भरा हुआ है, और दूसरी चीज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के नेचर का क्या मतलब है कि जो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है उसका कंसेंट्रेशन कितना हाई है कितना लो है, उस पर भी क्या करता है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिपेंड करता है। तो यहाँ पर उसने साफ बोल दिया कि इट डज नॉट डिपेंड, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द कंपोनेंट ऑफ सर्किट, किसी भी कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करेगा सर्किट के, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करने के लिए क्या करना है, हमें
कि सेल को ओपन साइकिल में जोड़ना है। कहने का मतलब क्या है, एक्सटर्नल सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। उस केस में जो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा उसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे, और वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पॉसिबली नहीं होगा उस सेल के एंड के बीच मेजर करने में। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। अब हम पढ़ लेते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को सीखते हैं। अब यहाँ पे हमने एक फिगर बना रखा है। इस फिगर में क्या है, एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, और ये सेल क्या कर रहा है, इस सर्किट में करंट फ्लो करवा रहा है आई। तो ये जो सेल क्या करेगा, इस सर्किट में करंट फ्लो करवाने के लिए इस सेल को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो सपोज कर लो, इफ द टोटल वर्क डन बाय द सेल इन द सर्किट इज डब्ल्यू, है ना। टोटल वर्क डन जो इस सेल के द्वारा इस सर्किट में हो रहा है वो डब्ल्यू है, क्योंकि कोई भी सेल को जब हम सर्किट से जोड़ेंगे वो क्या करेगा भाई, उसमें करंट फ्लो करवाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क उस सेल को करना ही पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन जो होगा वो कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। देखो ई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ई क्या है, ईएमएफ है इस सेल का, और ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। इसलिए डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू वाला जो फॉर्मूला था उसी से रिलेट करते हुए इस फॉर्मूले को भी हम इसी तरीके से लिख देंगे, ई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ई क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो यहाँ से डब्ल्यू निकल के आ जाएगा क्या, ई इंटू क्यू। अब मान लो क्या कहते हैं, हमारे पास यहाँ क्या तीन कंपोनेंट हमने यहाँ पे जोड़े हुए सर्किट में। एक रेजिस्टेंस, इसको R1 कंसीडर कर लो, इसको R2 और इसको R3 कंसीडर कर लो। तो ये जो सेल है इस सर्किट में करंट तो फ्लो करवा रहा है, तो करंट फ्लो करवाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, उसे वर्क करना पड़ रहा है। अब ये वर्क भी क्या है, तीन पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जैसे हमने ये सीरीज में तीन कंपोनेंट जोड़े, पोटेंशियल डिफरेंस तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, इसी तरीके से वर्क भी क्या हो जाएगा, तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब मान लो जो फर्स्ट रजिस्टर है, इस रजिस्टर से करंट फ्लो करवाने के लिए इस सेल को W1 वर्क करना पड़ रहा है। इसी तरीके से सेकंड वाले रजिस्टर से करंट फ्लो करवाने के लिए इस सेल को W2 वर्क करना पड़ रहा है। एंड रजिस्टर जो हमारे पास R3 है उससे करंट फ्लो करवाने के लिए इस सेल को W3 वर्क करना पड़ रहा है। तो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा वो हम उसको बोलेंगे W1 प्लस W2 प्लस W3। अब W की जगह हमने E इंटू क्यू पुट कर दिया। W1 की बात करें तो आ जाएगा V1 इंटू क्यू, क्योंकि यही फॉर्मूला लगेगा फिर से, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू का। ये डेल्टा वी की जगह पहले V1 आएगा। अभी V1 क्या है भाई, इस रजिस्टर जो R1 है यहाँ पे, इस R1 के जो एंड है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ये V1। तो ये हो गया V1 इंटू क्यू। इसी तरीके से V2 क्यू, इसी तरीके से V3 क्यू। अब इस तरफ से आप क्यू कॉमन लोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास E इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 निकल के आ जाएगा। तो ये टोटल ईएमएफ ऑफ द क्या हो गया, सेल हो गया, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ईएमएफ क्या होगा, हमेशा हाई होगा किसी भी सेल का एज कंपेयर टू इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बात होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। ये V1 V2 और V3 टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ई क्या है, सेल का ईएमएफ है। तो ये हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को भी इस तरीके से याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो ध्यान रखना है, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल क्या होता है, व्हेन एनी सर्किट कनेक्टेड टू सेल, जब भी किसी सर्किट को हम किसी सेल से जोड़ लेते हैं तो उसने क्या लिखा था, करंट फ्लोज फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ध्यान रखना है क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को करंट बहता है। ये बिल्कुल सही कर लेना है। किसी भी सेल में जो होगा, जब भी हम उसको सर्किट से जोड़ेंगे तो देखो ये जो छोटी वाली प्लेट होती है इसको नेगेटिव प्लेट बोलते हैं, बड़ी वाली जो प्लेट होती है इसको पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट की तरफ से, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या होता है, करंट फ्लो हो जाता है किसी भी सर्किट में। ध्यान रखना है। तो ये हो गई बात, जब भी हम किसी सर्किट को किसी भी सेल से जोड़ेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगी, लेकिन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एज कंडक्टिंग वायर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू सर्किट, हम जानते हैं कंडक्टिंग वायर क्या करती है, किसी भी सर्किट के लिए रेजिस्टेंस को ऑफर करती है। सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इनसाइड द सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, सेल के अंदर होता है, ऑफर्स रेजिस्टेंस टू करंट इनसाइड द सेल एंड इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। उसने क्या बोला, जिस प्रकार कंडक्टिंग वायर क्या करती है भाई, किसी भी सर्किट के लिए एक रेजिस्टेंस को क्या करती है, ऑफर करती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो सेल के अंदर होता है वो क्या करता है, करंट फ्लो के पाथ में क्या करता है, एक रेजिस्टेंस लगा देता है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है एक्चुअली, रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी करंट फ्लो के पाथ में होने वाला जो अपोज है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो किसी भी कंडक्टिंग वायर के केस में कंडक्टिंग वायर क्या करती है, एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है सर्किट के लिए। इसी तरीके से किसी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन करंट फ्लो के पाथ में, यानी कि करंट फ्लो होने में क्या करता है, एक अपोज लगाता है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कहते हैं। तो जैसे यहां से लिखा हुआ है, सिमिलरली इसको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इनसाइड द सेल ऑफर्स रेजिस्टेंस टू करंट इनसाइड द सेल, यानी करंट फ्लो करने के लिए किसी सेल के अंदर भी क्या होगी, करंट फ्लो होगी, और सेल के बाहर आउटर सर्किट में भी करंट फ्लो होती है। जिस तरीके से देखो ये सेल है यहाँ पे, तो सेल के अंदर क्या होगी, करंट फ्लो होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को। सेल के अंदर भी करंट फ्लो होती है और सेल के बाहर भी करंट फ्लो होगी। जब सर्किट जोड़ देंगे तभी जाके क्या होता है, सेल का साइकिल कंप्लीट होता है। ध्यान रखना है, किसी भी सर्किट से करंट फ्लो कराने के लिए जो सर्किट होता है वो क्लोज होना चाहिए।
तो जब तक सेल के अंदर से करंट फ्लो होके नहीं जाएगी तब तक वो जो करंट है वो आउटर सर्किट में यानी कि एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो नहीं होगी। तो जिस तरीके से मैंने बोला एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, उसी तरीके से सेल के अंदर भी क्या होती है, करंट फ्लो होती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो सेल के अंदर भरा होता है वो सेल के अंदर होने वाली जो करंट फ्लो है उसके पाथ में क्या करता है, एक अपोज लगाता है, जिसको ही हम इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या हो गया, इनसाइड द सेल ऑफर रेजिस्टेंस टू करंट इनसाइड द सेल एंड इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं सर का। देखो जी ये बाहर से हमने बाहर वायर जोड़ी हुई है ना, ये वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पे आर मान लिया। इसी तरीके से इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसको स्मॉल आर मान लेंगे, है ना, स्मॉल आर मान लेते हैं सेल के लिए। ये सेल का अपने आप का खुद का रेजिस्टेंस है। जब जब तक सेल किसी सर्किट में नहीं जुड़ा है तब भी उस सर्किट में उस सेल पे क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। मैंने क्या बोला, जब भी ये सेल किसी एक्सटर्नल सर्किट से किसी आउटर सर्किट से नहीं जुड़ा है तब भी उस सेल पे ये रेजिस्टेंस होता ही होता है। कौन सा रेजिस्टेंस, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है उसी के कारण वहां पे जनरेट हो रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड करता है किस पे, देखो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, यानी कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा हो जाएगा। एरिया ऑफ द कॉमन इलेक्ट्रोड, है ना, क्या है, देखो ये दो इलेक्ट्रोड है तो दोनों इलेक्ट्रोड क्या होती हैं, दोनों इलेक्ट्रोड में से किसी एक इलेक्ट्रोड का एरिया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड का एरिया क्या होता है, सेम होता है, इसको ध्यान रखना है। तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये हो जाता है, यानी कि एरिया जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोड का इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। एरिया ज्यादा होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड मोटा अगर होगा यानी कि उसका डायमीटर ज्यादा है, तो डायमीटर ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। डायमीटर कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अपने आप हाई हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस फिर किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो सेल के अंदर भरा है उसका कंसंट्रेशन जितना हाई होगा इंटरनल रेजिस्टेंस भी उतना ही हाई हो जाएगा। अब एक चीज हम समझते हैं, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसके बीच में हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, देखो एक सेल है, ये इस सेल को दिखा रखा हमने, ये सेल है जिसका ईएमएफ ई है, इसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस है। देखो हमने डॉट डॉट करके जो स्ट्रक्चर बना रखा है इसके अंदर में सेल को कंप्लीट बंद कर दिया। इस सेल का ईएमएफ ई है, इसका करंट देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और ईएमएफ जो होता है इसका डायरेक्शन भी नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को होता है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने आर मान लिया। इस सेल को हमने एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा है जिसमें एक रेजिस्टर आर लगा रखा है, और करंट मेजर करने के लिए हमने सीरीज में एमीटर जोड़ दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल मेजर करने के लिए इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस हमने एक वोल्टमीटर भी जोड़ दिया, वो भी पैरेलल में, क्योंकि वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में जुड़ता है और एमीटर हमेशा क्या होता है, सर्किट में सीरीज में ही जुड़ता है। अब यहाँ पे क्या होगी, टोटल वर्क डन की बात होगी। मान लो ये जो सेल है इस सर्किट में करंट फ्लो करवाने के लिए इसे टोटल वर्क डन डब्ल्यू करना पड़ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा, ये वही वाला फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू करके। तो यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू ई इंटू क्यू, इसी फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा। अब बात करें क्यू की, तो क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी होता है, हम अच्छे जानते हैं। क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया भाई, ये करंट की डेफिनेशन आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी से, ये करंट की डेफिनेशन थी, करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने क्यू की जगह यहाँ पे आई टी पुट कर दिया, डब्ल्यू इक्वल टू ई आई टी हो जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस है भाई आर, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस आर इज वी, तो हम W1 निकाल देंगे भाई, कैसे, V इंटू क्यू हो जाएगा, सिंपल सी बात है, V इंटू क्यू, और क्यू की जगह फिर आई टी आ जाएगा, क्योंकि ये सब सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज में क्या होगी, करंट सेम फ्लो होगी, चार्ज भी सेम होगा, क्योंकि सीरीज की ये क्या प्रॉपर्टी है, सीरीज में जब भी अरेंजमेंट जुड़ता है तो करंट और चार्ज होता है सेम होते हैं। तो W1 इक्वल टू आ जाएगा V इंटू क्यू, और क्यू की जगह सिंपल ऊपर से हम आई टी रख देंगे इस तरीके से। अब उसे बोला है एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एंड ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज वी, स्मॉल v। जो यहाँ पे देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, यानी कि वहां पे भी कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना ही पड़ेगा इस सेल को करंट फ्लो करवाने के लिए सेल के अंदर से, क्योंकि सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, उस इंटरनल रेजिस्टेंस के अपोज में कुछ ना कुछ सेल को वर्क करना पड़ेगा। मान लो वो W2 वर्क है तो वो निकल के आ जाएगा स्मॉल v इंटू क्यू, और क्यू क्या होगा, सेम होगा, और क्यू की जगह फिर आई टी रख देंगे। फिर क्या होगा, देखो W इक्वल टू टोटल वर्क डन W1 प्लस W2 हो जाएगा। फिर W की वैल्यू रखी, W1 की भी W2 की भी सब वैल्यू रखी, तो E इक्वल टू ई एम एफ इक्वल टू V प्लस स्मॉल v। ये वही बात आ गई जब हमने पीछे पढ़ा था कि E इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो वही बात है ये E इक्वल टू V प्लस V। और स्मॉल v को अगर हम डिफाइन करेंगे आप, तो आई आर से डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये स्मॉल v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस आर, तो आई आर हो जाएगा। कैपिटल V को डिफाइन करोगे तो आई और कैपिटल आर के साथ डिफाइन करोगे, तो E इक्वल टू वी प्लस आई आर भी लिख सकते हैं, इस V की जगह हमने आई आर रख दिया। या फिर हम इसको सिंपल इसको चेंज करके थोड़ा सा लिख सकते हैं, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। और देखो ये वही चीज फिर दोबारा लिख दी, E इक्वल टू वी प्लस आई आर। अब क्या लिखा है यहाँ पे, देखो E इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। देखो ये हमने इस फॉर्मूले को दोबारा लिखा पहले यहाँ पे,
इक्वल टू वी प्लस आई आर को, इक्वल टू वी प्लस आई आर को, और वी की जगह कैपिटल वी है, इसकी जगह हम आई और कैपिटल आर रखेंगे। जैसे हमने स्मॉल वी की जगह क्या रखा, आई स्मॉल आर रखा, इसी तरीके से जो ई एस की जगह क्या होगा, यानी कि जो वी है इसकी जगह क्या होगा, आई और कैपिटल आर। तो आई आर प्लस आई आर, आई कॉमन ले लोगे तो आई की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, करंट निकल के आ जाएगी, सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो ये बात हो गई करंट फ्लो की। अब क्या लिखा है, इफ करंट इज गिविंग टू द सेल, यानी कि अगर करंट इस सेल को दिया जा रहा है, यानी कि सेल को चार्ज किया जा रहा है, मान लो क्या किया जा रहा है, सेल को चार्ज किया जा रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको ये माइनस साइन था, क्या था ये v इक्वल टू ई माइनस आई आर था, तो ये माइनस एक और आ जाएगा यहाँ पे, तो v इक्वल टू ई प्लस आई आर हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे तक तो हमने क्या करा था, इस सेल से करंट ली आउटर सर्किट में, जो हमने इतना पढ़ा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ करंट इज गिविंग टू द सेल, अगर क्या सेल को करंट दिया जाए तो ये जो यहाँ पे v इक्वल टू ई माइनस आई आर है, ई माइनस क्या आई आर है, वो क्या हो जाएगा v इक्वल टू ई प्लस आई आर हो जाएगा। या फिर आर इक्वल टू हम इसको बोल देंगे ई माइनस वी अपॉन आई, इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व करके इस तरीके से लिख दिया, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आर इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ पे निकाल दिया, कैपिटल आर ब्रैकेट में ई अपॉन वी माइनस वन। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के लिए भी हमने क्या करा, एक्सप्रेशन निकाल दिया, करंट के लिए भी हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया, ईएमएफ के लिए भी एक्सप्रेशन निकाल दिया, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी के लिए भी एक यहाँ पे एक्सप्रेशन निकाल दिया। तो इतने सारे एक्सप्रेशन है, इनको ध्यान रखना है। ये वाला जो केस है जो यहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ तक तो क्या हो रहा है कि किसी आउटर सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, वो भी सेल के द्वारा, यानी कि सेल खुद वर्क कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, सेल को करंट खुद से दी जा रही है, हम सेल को चार्ज कर देंगे, रिचार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा केस है, यहाँ पे दूसरा केस है, इन दोनों केस को अलग अलग आपको ध्यान रखना है।